पूर्व शिक्षा के क्वेश्चन लगाएंगे जो कि पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि जो ज़्यादातर पेपर में पूछे ही जा रहे हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि शाला पूर्व शिक्षा से बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों के स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है देख लेते हैं। 4 ऑप्शन से उनमें से कोई एक क्वेश्चन सही होगा। जैसे कि बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है, बच्चों का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास तेज़ी से होता है। तो इसमें क्या है आंसर, बच्चों का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास कैसा होता है, तेज़ी से होता है। व्याख्या देख लेते हैं। शाला पूर्व शिक्षा बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करती है। इससे बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ती है और वे स्कूल के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को क्या लाभ होता है। तो काम का बोझ बढ़ता है, या बच्चों और समुदाय के साथ बेहतर संबंध बनते हैं, काम में रुचि कम हो जाती है, या समुदाय का जो विश्वास होता है वह कमज़ोर हो जाता है। तो शाला पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी से कार्यकर्ता को क्या लाभ होता है, जैसे कि बच्चों और समुदाय के साथ बेहतर क्या होते हैं, संबंध बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा से समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। शाला पूर्व शिक्षा से समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, समुदाय में जागरूकता कम हो जाती है, समुदाय बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक होता है। तो इसका आंसर है समुदाय बच्चों की शिक्षा के प्रति क्या होता है, अधिक जागरूक होता है। ये ऊपर वाला और नीचे तो दोनों कट हो जाएंगे, लेकिन जो बी नंबर का है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक बच्चों के सामाजिक विकास में कैसे योगदान देती है। जो सुपरवाइज़र होती है वह बच्चों के सामाजिक विकास में कैसा योगदान देती है। तो वह बच्चों और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके महिला प्रोत्साहित करती है और करने को सामाजिक नियमों को समझने और जैसे सामाजिक कौशल विकसित करती है। अब देखते हैं महिला पर्यवेक्षक बच्चों के भावनात्मक विकास में कैसे मदद करती है। तो बच्चों की भावनाओं को अनदेखा करके, बच्चों को उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करके, या फिर बच्चों को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए कहकर, या बच्चों को भावनात्मक रूप से कमज़ोर बनाकर। इसमें से क्या आंसर होगा ये बताना है। तो हमें पता है कि भावनात्मक विकास जो कि बच्चों को उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और सुरक्षित वातावरण क्या है, प्रदान करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, बी। महिला पर्यवेक्षक बच्चों में आत्मसम्मान कैसे बढ़ावा देती है। जो महिला पर्यवेक्षक होती है बच्चों के आत्मसम्मान को कैसे बढ़ाती है, तो वो देखते हैं। जैसे कि वह क्या करती है, बच्चों की उपलब्धियों को पहचान कर और उनकी प्रशंसा करके उनकी क्या करती है, ज़्यादा प्रशंसा करती है। इससे क्या है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है। 4 ऑप्शंस को आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 4 पॉइंट देखते हैं। जैसे कि महिला पर्यवेक्षक बच्चों में सहानुभूति और सहयोग की भावना कैसे विकसित करती है। जो महिला पर्यवेक्षक बच्चों में सहानुभूति और सहयोग की भावना कैसे विकसित करती है, बच्चों को दूसरे की भावनाओं को समझने और उनकी मदद करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। 4th का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। मनोरंजन के लिए आपके लिए ऐड भी डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि महिला पर्यवेक्षक में सहानुभूति 4th नंबर का है, महिला पर्यवेक्षकों में सहानुभूति और सहयोग की भावना कैसे विकसित होती है। तो बच्चों को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी मदद करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। महिला पर्यवेक्षक विकास योजना के कार्यान्वयन में कैसे योगदान देती है। तो महिला पर्यवेक्षक क्या है, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समुदाय और अधिकारियों के बीच क्या करती है, समन्वय स्थापित करती है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। महिला पर्यवेक्षक विकास में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करती है। तो चुनौतियों का क्या करती है, विश्लेषण करके और उनके समाधान के लिए समुदाय और अधिकारियों के क्या करती है, सम्मान करती है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। जितने भी नेगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं उनको काट देना और फिर है ना जो पॉजिटिव आंसर होता है उसको वही क्वेश्चन हमारा सही होता है। महिला पर्यवेक्षक समुदाय के विकास में कैसे योगदान देती है? समुदाय के सदस्यों को विकास योजना में भाग लेने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, मतलब उत्साह बढ़ाती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तीसरे का बी आंसर सही है। चौथा है महिला पर्यवेक्षक विकास परियोजना की निगरानी कैसे करती है? जो महिला पर्यवेक्षक होती है विकास योजना, जैसे कि विकास हुआ है इस योजना के अंतर्गत, उसकी निगरानी वह कैसे करती है? उसका क्या करेगी, पहले तो वो मूल्यांकन करेगी, फिर उसमें क्या करेगी, सुधार और सुझाव भी देगी। तो योजनाओं की प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन करेगी और करके आवश्यक सुधारों का सुझाव भी देगी। तो फोर्थ का बी हो जाएगा, आंसर करेक्ट है बी। आज के इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास को देख लेना। पहली पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना है वह किस मॉडल पर आधारित थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खा। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो कि कब शुरू हुई थी, 1974 से 1979 में, और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, औद्योगिकीकरण करना। क्या था, जो औद्योगिकीकरण करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई, 1956 से 1961 तक चली। चौथी पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? तीसरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, जैसे कि किस पंचवर्षीय योजना को माइफिल योजना के नाम से जाना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को 1961 से 1966 को गार्डमिल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर व्यवस्था बनाना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास था। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का गठन किया गया था। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का उद्देश्य क्या है? जैसे कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न ना हो। अधिनियम के अनुसार कार्यस्थल की परिभाषा में क्या शामिल है? जैसे कि कोई भी स्थान जहाँ महिला काम के दौरान जाती है। अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न में क्या शामिल है? जैसे कि यौन रूप से रंगीन टिप्पणियां, अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन संबंध की मांग आदि। तो इसमें क्या है, खान से सही है। अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न में क्या शामिल है? यौन रूप से रंग टिप्पणियां, अवांछित शारीरिक संपर्क में आती हैं। जैसे कि आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी का गठन कौन करता है? नियोक्ता करता है। कौन करता है? इसमें नियोक्ता के द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाता है। स्थानीय शिकायत समिति एलसीसी का गठन कौन करता है? जिला अधिकारी करता है। कौन करता है? जिला अधिकारी करता है। गरीबी हिंसा अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को घरेलू हिंसा से संबंधित। अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा में क्या शामिल है? शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक व्यवहार शामिल है। जैसे कि अधिनियम के तहत साझा घर का क्या अर्थ है? वह घर जहाँ पीड़ित और प्रतिवादी रहते हैं या रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है?
राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अधिनियम के तहत पीड़ित को क्या राहत मिल सकती है? तो संरक्षण की आदेश की राहत मिल सकती है, निवास की मिल सकती है, मौद्रिक मिल सकती है, उपरोक्त सभी मिल सकती हैं। जैसे कि अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? कोई समय सीमा नहीं है। क्या है? जो अधिनियम की शिकायत दर्ज की कोई समय सीमा नहीं होती, क्योंकि घटना कभी भी समय के अतिरिक्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, अधिनियम के तहत झूठी शिकायत दर्ज करने पर क्या दंड है? कोई दंड नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 3 किससे संबंधित है? घरेलू हिंसा की परिभाषा से संबंधित है। मजिस्ट्रेट को आवेदन से संबंधित है। जैसे कि साझा घर में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 17 किससे संबंधित है? तो साझा घर में निवास करने का अधिकार से संबंधित है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 18 किससे संबंधित है? संरक्षण अधिकार से संबंधित है। 18 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 19 किससे संबंधित है? निवास आदेश से संबंधित है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 20 किससे संबंधित है? मौद्रिक राहत से संबंधित। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 21 किससे संबंधित है? बच्चों की अस्थायी अविचर्या से संबंधित है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 22 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? प्रतिकर आदेश से संबंधित है। 22 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 3 किससे संबंधित है? निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 किससे संबंधित है? निजी स्कूलों में आरक्षण से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 धारा 16 किससे संबंधित है? बच्चों को रोका नहीं जा सकता और निष्कासित नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 किससे संबंधित है? विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित है। शिक्षकों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2024 जो अधिकार है शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निर्माण से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? शिक्षक छात्र अनुपात से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 किससे संबंधित है? गैर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। 29 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 31 किससे संबंधित है? शिकायतों का निर्माण से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ओलिगोसैकेराइड क्या है? ओलिगोसैकेराइड क्या है? 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयों से बने कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। डेफिनेशन ऊपर दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड नहीं है। क्या नहीं है? सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है या माल्टोज होता है। तो माल्टोज तो हमें पता है ये क्या है, फैटी होते हैं, बादाम शर्करा बोलते हैं इसे माल्टोज को। लेकिन सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज इसमें क्या है? स्टार्च नहीं था। लैक्टोज किस मोनोसैकेराइड से बना होता है? लैक्टोज की बताना है कि किस मोनोसैकेराइड से बना होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना होता है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि ओलिगोसैकेराइड प्रीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड FOS के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है?
मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जो फीमर जांघ की हड्डी होती है। ऊपर आप लोगों को पूरा वो दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। शिशु में 300 हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? टिडिया पिंडली की हड्डी या जबड़ा जबड़े की हड्डी? तो जबड़ा जबड़े की हड्डी होती है। जबड़ा मैंडिबल मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, चबाने और बोलने के लिए आवश्यक है। हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हड्डियों का जो निर्माण होता है उसके लिए कैल्शियम आवश्यक है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। हड्डियों के कमज़ोर होने से कौन सा रोग होता है? हड्डियों के कमज़ोर होने से हमें क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उपरोक्त सभी। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक हमें इन्फ्लुएंजा या वेरियोला वायरस के कारण होता है। वेरियोला वायरस के कारण क्या हो जाता है? चेचक हो जाता है। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है। वायरस पॉक्सीविरिडे परिवार। चेचक का टीका किसने विकसित किया था? एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। चेचक को कब वैश्विक स्तर पर समाप्त घोषित किया गया? 1980। चेचक के संक्रमण का मुख्य तरीका क्या है? संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना।